हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है प्री का, वो सेट नंबर 10 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और सेट हो गया है, जिसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो प्लेटफॉर्म का बुक है उसका भी, जो प्रैक्टिस सेट है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और सभी का जो पीडीएफ है, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर आप सेट भी लगा सकते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा एक हेल्प मुझे ये भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी आपके लिए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी एक छोटा सा हेल्प आपके लिए आप कर सके। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया है? जो आसानी चक्रवात आया था उसका नामकरण किसने किया था? तो उसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। और भारत के किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रभावित किया था? तो इसकी उत्पत्ति तो बंगाल की खाड़ी से हुई थी। और भारत का जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। किसको किसको? आंध्र प्रदेश को और उड़ीसा को। नेक्स्ट देखते हैं हम। चालीसवां हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। चालीसवां जो हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र स्थापित किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा जो मतदान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया हुआ है? तो भारत में स्थापित हुआ है। जो 2019 का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव, उसी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो भारत में जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश के टॉसी गंगा में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के टॉसी गंगा में स्थापित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत, कनाडा तथा दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह सी ड्रैगन। कौन है? सी ड्रैगन जो अभ्यास है वो भारत, कनाडा और दक्षिण कोरिया का मिलन अभ्यास है। ऑप्शन ए में है चीरू। चीरू अभ्यास ये किसके बीच होता है? तो चीरू जो होता है वो चाइना, रूस और ईरान के बीच होता है। और ऑप्शन बी में है पैसेक्स। पैसेक्स किसके बीच होता है? तो पैसेक्स अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। एक पैसेक्स अभ्यास जो होता है वो भारत और अमेरिका के बीच भी होता है। ऑप्शन डी में है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो है, धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? तो धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो क्वाड शिखर सम्मेलन है 2023, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2022-16 जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो 2022-16 जापान में हुआ था। और जो 2023-16 है ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन 2023-16 जो सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ? तो ये भी सम्मेलन ये जापान में ही हो गया। कहाँ पर? जापान में भी 2023-16 भी हो गया ऐसे, लेकिन इसको होना था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये हुआ जापान में। और जो ये क्वाड शिखर सम्मेलन है, क्वाड में तो 4 देश शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। ये चारों देश इसमें शामिल है। और जो क्वाड का एक अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो उसका मालाबार युद्धाभ्यास है। क्या है नाम? मालाबार युद्धाभ्यास है, जिसको पहली बार 2023 में अभी, मतलब फर्स्ट बार कौन इसका होस्ट कर रहा है? तो पहली बार होस्ट हुआ वो ऑस्ट्रेलिया है। पहली बार होस्ट कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का स्थान कौन सा स्थान है? तो आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान 2022 में तो 131 नंबर था, लेकिन अभी वर्तमान में 2023 में कितना हो गया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान 87वां होता है। कितना? 87 हो गया है। एक जो सेट प्रैक्टिस है थोड़ा पहले का है, तो इसीलिए आउट पहले का दे दिया है क्वेश्चन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो ये एक्सिस बैंक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला जो भारतीय संस्थान है वो है आईआईटी मद्रास है। कौन है? आईआईटी मद्रास है।
ऑप्शन बी में है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ क्या है? तो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर और जो है उसका नाम क्या है? तो अब्रेथ लाइफ को स्थापित विकसित किया है किसने? तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। किसने? आईआईटी रोपड़ ने। ऑप्शन सी में है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की में जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो आईआईटी रुड़की में सुपर कंप्यूटर परम गंगा है। कौन है? परम गंगा है। और आईआईटी जो रुड़की है ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है? तो गंगा नदी निकलती है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो रुड़की जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में जो सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम परम गंगा है। क्या है नाम है? परम गंगा। ऑप्शन डी में है आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद क्या है? तो जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान जो बना है जिसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। और एक है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में पूछेगा कि कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ है? तो आईआईटी खड़गपुर कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। और एक आप कहावत सुनो होंगे कि खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, ऐसे सुने होंगे कोई कहावत है। तो उसमें खड़क मतलब क्या है? तो खड़क शक्तिमान था। तो शक्तिमान था परम शक्ति खड़गपुर में स्थापित हुआ है। आईआईटी खड़गपुर में जो पश्चिम बंगाल में है। एक है असम में आईआईटी असम है। आईआईटी गुवाहाटी जो है वहाँ पर कौन सा जो सुपर कंप्यूटर है स्थापित हुआ है? तो वहाँ पर जो स्थापित हुआ है उसका नाम है परम कामरूप। परम कामरूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि असम का जो पूर्व नाम था, पहले नाम इसका क्या था? असम का कामरूप था। तो इसीलिए उसमें जो आईआईटी में स्थापित सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो परम कामरूप है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया है। यह संबंधित है कि यह किससे संबंधित है? तो यह शुक्र मिशन से संबंधित है। किससे? शुक्र मिशन से। और नासा ने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज किया था। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन पूछेगा किसने खोज किया था? तो नासा ने, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो द्वारा शुक्र मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इसरो द्वारा जो सूर्य मिशन है वो हाल ही में लॉन्च हुआ है। 2 सितंबर को PSLV-C57 रॉकेट से लॉन्च हुआ है। और जो चंद्र मिशन है इसरो का चंद्रयान 3 ये भी लॉन्च हुआ है। किस रॉकेट से? तो LVM-3M4 से लॉन्च हुआ है। और भारत जो है चंद्रमा पर ऐसे जाने वाला चौथा क्रम का देश है। सफलतापूर्वक यान लैंडिंग कराने वाला चंद्रमा पर भारत चौथा क्रम का है। लेकिन अगर पूछेगा कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला कौन सा देश है? तो प्रथम देश हमारा देश भारत है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो हैदराबाद को मिला है। और जो इंदौर शहर है इंदौर जो शहर है लगातार 6ठी बार भारत में नंबर 1 पर, मतलब स्वच्छता में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट, द टाइगर ऑफ द द्रास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द टाइगर ऑफ द्रास नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मीना नैयर है। कौन है? मीना नैयर। ऑप्शन ए में है अनुरीत सूरी। इनका महत्वपूर्ण पुस्तक कौन है? तो द ग्रेट टेक गेम है। ऑप्शन सी में है अविनाश खेमका का महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो कौन सा लॉन्च हुआ है? तो द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। ऑप्शन डी में है राजेश तलवार। इनका पुस्तक कौन सा है? तो द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 8 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। एक है 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है वो किस दशक को घोषित किया गया है? तो 2021 से 2030 को। ऑप्शन ए में है 2022 से 32। यह किस लिए दशक है? तो स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय जो दशक है 2022 से 32 है। ऑप्शन सी में है 2019 से 2028। यह किस लिए दशक है?
तो शांति का दशक है, और शांति का दशक और नेल्सन मंडेला का दशक भी इसे बोला जाता है। ऑप्शन डी में है 2018 से 2027, यह किस लिए दशक है? तो यह गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, और भारत में वर्तमान में रामसर साइट जो है वो 75 है, और सबसे अधिक तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाता है? ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसमें कितनी राशि प्रदान की जाता है? तो इसमें 10 लाख रुपए प्रदान किया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार में। प्रमुख पुरस्कार कौन कौन है? तो एक पहले जो राजीव गांधी पुरस्कार था खेल का सर्वोच्च सम्मान, उसको 2021 में, उसके जो राजीव गांधी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1991-92 में हुआ था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार नाम रख दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसकी जो पुरस्कार राशि कितना है? तो 25 लाख है। और एक है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, इसका जो पुरस्कार राशि है कितना है? तो 15 लाख रुपए है। एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है या जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, मतलब जो खेल सिखाते हैं, उनको दिया जाता है। उसमें दो दिया जाता है, एक होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मतलब लाइफ टाइम श्रेणी, और एक नियमित श्रेणी में दिया जाता है। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसमें जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसमें जो पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए है, और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो नियमित श्रेणी में है उसमें पुरस्कार राशि कितना है? तो उसमें है 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं। ट्रांजिस्टर में एनपीएन अर्धचालक जो आपस में जुड़े होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन बॉर्डिन और विलियम शाक्ले थे। और इसका आविष्कार इन्होंने कब किया था ट्रांजिस्टर का? तो 1948 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो थोरियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए में है मंदक के रूप में। मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। और नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन के क्षण का नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और सर्वप्रथम जो परमाणु रिएक्टर का आविष्कार हुआ था, मतलब कब बना था परमाणु रिएक्टर? तो 1942 में बना था। कब? 1942 में। और किसने बनाया था? तो एनरिको फॉर्मी ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, चुंबकीय बल रेखाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प इसमें जो दिया है वो असत्य दिया है? तो ऑप्शन ए में है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलती है, तो ये सही है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो ये गलत है, क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं है वो कभी काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। ऑप्शन सी में है चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, तो ये भी सही है। मतलब जो ऑप्शन सी में है ये गलत ही है, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक किसमें है कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर क्या होती है? तो समानांतर होती है और बराबर दूरियों पर भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यदि किसी तार के सिरे पर के तापों को नियत रखकर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम किससे संबंधित है? तो ये जो नियम है ये थॉमसन के प्रभाव के नियम से संबंधित है। वीडियो पुश करके अच्छा से देख लीजिएगा, हम ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठा होता है वो क्या बताता है? तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताता है।
जो अंगूठा होता है चुंबकीय बल की दिशा को बतलाता है, और जो अंगूठा के बाद वाला जो अंगुली होता है उसको तर्जनी बोला जाता है। ये किसको बताता है? तो ये विद्युत धारा के दिशा को बतलाता है। विद्युत धारा के दिशा को कौन सा बतलाता है? तो अंगूठा के बाद वाला जो उंगली होता है वो विद्युत धारा के दिशा को बतलाता है, और जो बीच वाला अंगुली होता है वह चुंबकीय सुई के जो विक्षेपण की दिशा होता है वो बीच वाला उंगली जो है वो बताता है। तो इसका जो आंसर है पूछा है कि क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र का जो अंगूठा है क्या बताता है? तो चुंबकीय बल की दिशा बतलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें कैसा होगा? तो वास्तविक छोटा और उल्टा होगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया, और यहाँ पर इन्फिनिटी मतलब अनंत हो गया, और यहाँ पर हो गया आपको 2f1 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? f1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f1 पर मतलब वस्तु जो है यहाँ पर है, वस्तु जो है 2f1 और अनंत के यहाँ पर 2f1 और अनंत के बीच है मतलब यहाँ पर है, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो पहले तो जो उत्तल लेंस है इसमें तो वास्तविक और उल्टा तो बनेगा, लेकिन इसमें छोटा बढ़ेगा या बड़ा बनेगा ये देखना है हमें। तो अगर वस्तु जब अनंत पर रहेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और अधिक मतलब बहुत छोटा बनेगा, और जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच रहेगा यहाँ पर तो वस्तु 2f1 और f1 के बीच बनेगा यहाँ पर, और ये छोटा बनेगा, ये बहुत छोटा बनेगा और ये छोटा बनेगा। और जब वस्तु 2f1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी 2f1 पर बनेगा, और कैसा बनेगा? तो ये बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रहेगा मतलब यहाँ पर रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, और ये जो होगा ये बड़ा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? ये बड़ा प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक उल्टा तो सभी में होगा। और जब वस्तु f1 पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा, और ये बहुत बड़ा बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच मतलब इसके बीच यहाँ पर रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आपको यहाँ पर बनेगा, और कैसा बनेगा? तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। जल के लिए वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? जल के लिए जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होता है वो कितना होता है? तो 540 किलोग्राम कैलोरी होता है। अब देखोगे कि अगर पानी खोल रहा है तो आप सोचिएगा कि पानी खोल रहा है तो पानी कितना डिग्री पर खोलता है? तो पानी तो खोलता है 100 डिग्री पर। तो आप सोचिएगा कि 100 डिग्री पर कितना जलेगा, लेकिन अब बर्तन में पानी खोल रहा है और बर्तन ढका हुआ है किसी बर्तन से दूसरे बर्तन से ढका हुआ है। अगर आप बर्तन को हटाते हैं तो भाप जो होता है भाप से लगता है कि पूरा हाथ जल गया। तो उसमें क्या होता है? 100 डिग्री से तब पानी पर 100 डिग्री पर पानी खोल रहा है, लेकिन उसमें प्लस में कितना और तापमान इंक्लूड है? तो 540। तो टोटल तापमान उसका कितना हो जाएगा? तो 640 डिग्री उसका तापमान हो गया। तब बताइए इतना जब तापमान से आपको शरीर पर लगेगा भाप तो क्या कहेगा? लगता है कि जला देता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि जल की गुप्त ऊष्मा इसको बोला जाता है। और एक होता है बर्फ का गुप्त ऊष्मा। बर्फ का गुप्त ऊष्मा उसका कितना होता है? तो होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना होता है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति केजी होता है, और इसका सीजीएस मात्रक पूछेगा तो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न जो ध्वनि की तीव्रता होता है वो कितना होता है? तो जो ट्रक ट्रैक्टर जो होता है उससे ध्वनि की तीव्रता कितना होता है? तो 90 से 100 डेसिबल होता है। 30 से 40 डेसिबल ये कितना होता है? ये किस में होता है? तो जो लोग साधारण बातचीत करते हैं तो उसमें 30 से 40 डेसिबल होता है। 50 से 60 किस में होता है? जब लोग जोर से बात करते हैं तो उसमें 50 से 60 डेसिबल होता है। और 100 डेसिबल कब होता है? तो यह जब ऑर्केस्ट्रा होता है मतलब नाच पार्टी आप जानते होंगे होता है, तो वहाँ पर 100 डेसिबल से अधिक होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है? चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब एक सेकंड में अगर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड चंद्रमा से आप छोड़िएगा
कोई रॉकेट तो वो पलायन कर देगा। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर पृथ्वी से आपको अंतरिक्ष में जाना है तो इसके लिए आपका जो वेग होगा वो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर, मतलब 11.2 किलोमीटर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, न्यूटन सेकंड मात्रक है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है, तो जो न्यूटन सेकंड है यह संवेग का मात्रक है। किसका है, संवेग का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन ए में है ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। पराध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है, तब मैक होता है। पराध्वनिक जो गति होता है उसको किस में मापा जाता है, तब मैक में मापा जाता है। ऑप्शन सी में है गुरुत्वीय त्वरण, यह इसका मात्रक क्या होता है, तब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या से मिलती है, तो यह मिलती है चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। और एक होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी मिलती है मुख्य क्वांटम संख्या में। ऑप्शन सी में है चक्रण क्वांटम संख्या, इसमें किसका जानकारी मिलता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी मिलता है। ऑप्शन बी में है द्विगांशी क्वांटम संख्या, इसमें किसकी जानकारी मिलता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है, इलेक्ट्रॉन के उपकोष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा है जो हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण नहीं है। और जो हाइड्रा अम्ल होता है इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। इसके उदाहरण कौन कौन है, तो एक हो जाएगा एक HCl हो जाएगा और एक HBr हो जाएगा, मतलब हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो जाएगा, और एक HCN हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, HCN का तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक चिली साल्ट बीटर है। चिली साल्ट बीटर कौन सा यौगिक है, तो सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट कौन सा यौगिक है, चिली साल्ट बीटर है। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी में है साधारण क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी में है सोडियम सल्फेट, इसमें क्या है, तो ग्लोबल साल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोडियम सल्फेट को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रबड़ आसानी से किस में घुलता है। रबड़ आसानी से किस में घुलता है, तो रबड़ आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड में रबड़ घुलता है। और रबड़ को कठोर बनाने के लिए किसको मिलाया जाता है, तो रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। और रबड़ को मुलायम बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट, पायरागाइट किस धातु का अयस्क है। पायरागाइट किस धातु का अयस्क है, तो सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम, टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व कौन सा होता है। टाइप मेटल में कौन सा उपयोगी तत्व होता है, तो सीसा, टीन और Sb होता है। ऑप्शन बी में कॉपर और निकेल। कॉपर निकेल इसके मिश्रण से कौन सा बनता है, तो इसके मिश्रण से मोनल मेटल बनता है। ऑप्शन सी में है कॉपर जस्ता, इसके मिश्रण से बनता है डच मेटल, मूंज मेटल, या उसी को पीतल बोला जाता है। ऑप्शन डी में है कॉपर, जिंक और टीन। कॉपर, जिंक और टीन से कौन सा मेटल बनता है, तो गन मेटल बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। कौन जो धातु है वो अमलगम नहीं बनाता है, तो जो टंगस्टन है वो अमलगम नहीं बनाता है। बाकी तांबा, एल्युमिनियम, सीसा ये सभी अमलगम बनाता है। अमलगम किसको बोला जाता है, एक पारा जो है, पारा का जो मिश्र धातु होता है उसको अमलगम बोला जाता है। और अमलगम बनाने वाला और कुछ और धातु है, कौन कौन अमलगम बनाने वाला नहीं है, कौन कौन, तो एक टंगस्टन तो हो गया, उसके बाद निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट, प्लेटिनम, लोहा, ये सभी अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण विधि कौन सा है। सोडियम जो हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण होता है उसके निर्माण विधि को किस नाम से जाना जाता है, तो ले ब्लॉक प्रक्रम। कौन, ले ब्लॉक प्रक्रम। ऑप्शन ए में है बेसेमर विधि। बेसेमर विधि जो है, बेसेमर विधि में क्या होता है, तो इस्पात का निर्माण होता है। ऑप्शन सी में है संपर्क विधि। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। हाइबर प्रक्रम, इसके द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। कौन सा जो इसमें विकल्प दिया है वो असत्य दिया है, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा जो विकल्प है वो गलत दिया है। तो ऑप्शन ए में है एस्टर। एस्टर का क्रियात्मक समूह COOR होता है।
और उसके बाद क्या दिया है, तो एमीन, एमीन का NH2 होता है। नाइट्रो का CN दिया है, लेकिन नाइट्रो का CN नहीं होता है बल्कि NO2 होता है। क्या होता है, NO2 होता है। एल्काइल का R होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे, तो होते रिचर थे। कौन थे, रिचर थे। ऑप्शन ए में है कोसेल। कोसेल किसके खोजकर्ता थे, तब वैद्युत संयोजकता के खोजकर्ता। बर्कले किसके खोजकर्ता थे, तो परासरण दाब के नियम के। डाल्टन आंशिक दाब के नियम के थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये लवक को कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है। एड्स जो होता है वो किस कारण से नहीं फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान करने से इससे फैलता है। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को हो जाता है एड्स, तो ये भी सही है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने से इससे एड्स नहीं फैलता है। और किसी के साथ बातचीत भी करिएगा तो उससे भी एड्स नहीं फैलेगा। और रक्तदान अगर करते हैं तो उसमें फैल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है। पनीर उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है, तो पेनिसिलियम का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलियम या एस्परजिलस का कवक का प्रयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन बी में है ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है एल्कोहल उद्योग में। एगेरिकस इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी एक कवक है, इसको सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है। कौन सा इसमें जो विकल्प दिया है वो असत्य दिया है, तो वायु द्वारा परागण एनीमोफिली सही दिया है। घोंघे द्वारा परागण मेलिकोफिली सही दिया है। कीट द्वारा परागण जोफिलियस दिया है, जो गलत दिया है। लेकिन ये क्या कीट द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो एंटेमोफिली होता है। चमगादड़ द्वारा परागण चिरप्टोफिली होता है, तो ये सही दिया है। लेकिन जो ऑप्शन सी में है वो गलत दिया है, क्योंकि इसका एंटोमोफिली हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊतक विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक है। तो इसके संस्थापक कौन से है ऊतक विज्ञान संस्था के, तो मार्सेलो मेलपिजो है। कौन, मार्सेलो मेलपिजी है। और लौंग का एक तेल है, ये जो यूरेनॉल दिया है, ये क्या होता है, तो इससे जो लौंग का तेल का मुख्य घटक कौन सा है, तो यूरेनॉल ही है। नेक्स्ट, पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसको मापा जाता है गैनोन पोटोमीटर द्वारा। गैनोन पोटोमीटर द्वारा पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, समुद्री खीरा किस संघ का जीव है। समुद्री खीरा जो है किस संघ का जीव है, तो इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। इकाइनोडर्मेटा संघ का और कौन सा जीव है, तो एक तारा मछली हो जाएगा, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिन, थायोन, ये सब क्या है, तो ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और एक है मोलास्का। मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो मोलास्का के अंतर्गत आता है कौन कौन, तो नियोपाइलिना, काइटन, सीप, सीपिया, लाइमेक्स, ये सभी मोलास्का संघ के अंतर्गत आता है। एक होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन आता है, तो इसमें कीट जो होते हैं सभी कीट मकड़ी ये सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। तो एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होता है, तो AB एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है AB में ही। और एंटीजन AB में एंटीजन पाया जाता है, लेकिन जो रक्त वर्ग O है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट, मिक्सिडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। मिक्सिडीमा नामक जो रोग होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक है कौन सा है, तो जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंची है। और H.J. मूलर ये किससे संबंधित है, तो विकिरण अनुवांशिकी के जनक है। एक है बेटसन किससे संबंधित है, तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक है। कॉर्ल ई वानवेयर ये किससे संबंधित है, तो आधुनिक भ्रूणकी के जनक है। और ये जो लियोनार्डो दा विंची है
एक और है लियोनार्डो दा विंची, जो किससे संबंधित है? तो संबंधित है चित्रकारी से। किससे? चित्रकारी से। नेक्स्ट, रेने फ्रॉक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध हॉकी से है। किससे? हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं हम, खेल दिया है और खेल में खिलाड़ियों की संख्या दिया है, तो इसमें कौन असत्य दिया है उसको हमें देखना है। तो जिम्नास्ट में कितना होता है? जिम्नास्ट में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो जिम्नास्ट में 8 होता है। ऑप्शन बी में है खो खो में 10 नहीं होते हैं, बल्कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो असत्य दिया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम होता है? तो बैंक दर जो कम होता है उसके चलते क्या हो जाता है? तो जो तरलता होती है, वो मुद्रा की तरलता वो कम हो जाती है। अगर सीआरआर में वृद्धि होती है तो मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है, और सीआरआर में कमी हो जाएगा तो मौद्रिक तरलता में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इसका जो आंसर है 48 का, वो क्या हो जाएगा? तो 48 का आंसर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में नेक्स्ट अच्छा लगे। बस यही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं। और जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था 101 संविधान संशोधन के तहत। और जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स है? तब 5 प्रकार का। एक 0% है, 5%, 12%, 18% और 28% है। और जीएसटी जो नंबर होता है कितने, उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो उसमें 15 डिजिट होते हैं। और जीएसटी जो है ये भारत में लागू हुआ है किस देश के मॉडल पर? तो कनाडा देश के मॉडल पर भारत में लागू हुआ है। और सर्वप्रथम विश्व में जीएसटी लागू किया था किस देश ने? तो फ्रांस ने लागू किया था। किसने? फ्रांस ने सर्वप्रथम लागू किया था। नेक्स्ट, प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो प्रभावी राजस्व घाटा है वो लोक लेखा समिति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया है कि कौन गलत है या कौन सही है, छांटना है हमें। पहला में क्या दिया है कि यह पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली था, तो सही है। ऑप्शन 2 में है यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, तो ये भी सही है क्योंकि युद्ध से वो परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी में है 3 में है सैंधावासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, नहीं, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो गलत होगा। ऑप्शन 4 में है यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, तो ये सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया है। तो 1, 2, 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कब हुआ था? बौद्ध संघ में जो विभाजन हुआ था प्रथम, वो कब हुआ था? तो होता द्वितीय बौद्ध संगति में विभाजन हुआ था, जिसमें विभाजन होकर जो बौद्ध संघ है वो एक अस्थिवीर तथा महासांधिक के 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन? अस्थिवीर और महासांधिक, ये ध्यान रखिएगा। और जो चौथी बौद्ध संगति है उसमें भी जो बौद्ध धर्म है इसका विभाजन हुआ था, तो उस वक्त महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था बौद्ध धर्म का। और जो बौद्ध संगति है इसका जो आयोजन है वो कितने अभी तक बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है? तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। एक है 483, ये बीसी है, ईस्वी नहीं है। और एक है 383, और एक है 255, और एक ईसा की फर्स्ट शताब्दी होता है। तो जो 483 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका ये चारों का ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है, पहले जगह का ट्रिक है कि मतलब कहाँ उसका आयोजन होता। तो राव पाकू, क्या ट्रिक है? राव पाकू, राज से राजगिरी, व से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन कश्मीर में। एक है कुंडग्राम, कुंडग्राम कहाँ पर है? तो कुंडग्राम वैशाली जिला में बिहार में है, जहाँ पर जो महावीर जी का जन्म हुआ था 540 बीसी में। लेकिन ये है कुंडलवन कश्मीर में है, जो चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसके जो उस वक्त अध्यक्ष, मतलब जो ये आयोजन हुआ संगति, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन थे उस वक्त? तो पहले में थे महाकश्यप, दूसरा में सबाकामी, तीसरा में मोगलीपुतिस, चौथा में वसुमित्र। और जो ये बौद्ध संगति आयोजन हुआ था, तो किस बौद्ध संगति के समय कौन से शासक थे? तो पहला जो बौद्ध संगति राजगिरी में आयोजित हुआ
उसके वक्त कौन से शासक थे? तो अजातशत्रु थे। दूसरे के समय कालाशोक, तीसरा में अशोक और कनिष्क। तो इसका भी ट्रिक याद रखेगा कि आज का अशोक है, तो आज से अजातशत्रु, का से कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क याद रखिएगा। और जो बौद्ध संगति है, बौद्ध महात्मा बुद्ध जो थे, इनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में हुआ था, और मृत्यु इनका कब हुआ था? तो 483 बीसी में। जन्म हुआ था लुम्बिनी में और मृत्यु हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। इनमें पांचवा जो प्रांत था, पांचवा प्रांत कौन था? तो पांचवा प्रांत कलिंग था, जो अशोक 261 बीसी में जीतकर शामिल किया था पांचवा प्रांत। और जो कलिंग है, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तोसली राजधानी थी। और जो जब 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था, 261 बीसी है ये, ईस्वी नहीं है, तो 261 बीसी में जब युद्ध हुआ था तो वहाँ का जो राजा था कलिंग का, वो कौन था? तक वहाँ का राजा खारवेल था। इसी युद्ध के बाद जो अशोक है वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि इस युद्ध में इतना मारकाट हुआ था, उससे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म अपना लिया और युद्ध भी करना छोड़ दिया था। और जो ये 5 प्रांत है, ये 5 प्रांत अगर पूछ देगा कि कौन कौन थे, तो पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय था कौन कौन? एक उत्तरापद था, उत्तरापद, दक्षिणापद और पूर्वी प्रांत और अवंती था। लेकिन पांचवा जो शामिल हुआ वो कलिंग अशोक के शामिल हुआ था। तो उत्तरापद था, उसकी राजधानी कहाँ है? ये पूछ लेता है। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला है। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णागिरी, पूर्वी प्रांत के पाटलिपुत्र, अवंती के उज्जैनी और कलिंग के तोसली राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त कालीन नहीं है? कौन जो मंदिर है इसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण गुप्त काल में नहीं हुआ है, बल्कि इसके सोलंकी वंश के राजा भीमदेव हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसे मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, इसे गुजरात का खजुराहो बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? गुजरात का खजुराहो। ऐसे खजुराहो मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी में है विष्णु मंदिर या तिगवा मध्य प्रदेश में। सी में है पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश। ये सभी सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? कौन सा जो विकल्प है इसमें सत्य दिया है? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसमें क्षेमेंद्र दिया है, बल्कि क्षेमेंद्र नहीं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक सोमदेव है। ऑप्शन बी में है नीतिसार। नीतिसार के जो लेखक है वो कौन है? तो ये इसका जो ऑप्शन दिया है ये राइट दिया है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाएगा। नीतिसार के लेखक है कामंक दक होता है। कौन है? कामंक दक। ऑप्शन सी में है रामचरित। एक है रामचरित और एक है रामचरितमानस है। तो रामचरित जो है इसके लेखक है संध्याकर नंदी, और जो रामचरितमानस है उसके लेखक तुलसीदास है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि जो रामचरित है इसके संध्याकर नंदी है और रामचरितमानस के तुलसीदास है। ऑप्शन डी में है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन नहीं है, बल्कि इसके लेखक बाण भट्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसके आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी का स्रोत क्या है? तो तारीख फिरोजशाही है। और इसके लेखक कौन है? तारीख फिरोजशाही की रचना किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ऑप्शन ए में खजाइन उल फुतूह। ऑप्शन ए में क्या है? तो खजाइन उल फुतूह है ऑप्शन ए में। इसके जो रचनाकार है कौन है? तो अमीर खुसरो है। इसमें दिल्ली सल्तनत के इतिहासों के बारे में जानकारी है। ऑप्शन बी में है ताज उल मासिर। ताज उल मासिर इसके रचनाकार कौन है? तो हसन निजामी है। कौन है? हसन निजामी है। इसमें भी दिल्ली सल्तनत के 1192 से लेकर 1228 तक की घटनाओं का विवरण है। ऑप्शन सी में है तबकात ए नासिरी। इसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज इसके लेखक हैं। इसमें मोहम्मद गौरी के जो भारत विजय है उसके बारे में वर्णन किया गया है। किसमें? तबकात ए नासिर में, जिसके लेखक कौन है? तो मिनहाज उल सिराज है। नेक्स्ट, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू का उल्लेख है? बाबरनामा में किस हिंदू का उल्लेख है? तब मेवाड़ के शासक जो है उनका उल्लेख है, और मेवाड़ के और विजयनगर दोनों का उल्लेख है।
नेक्स्ट, संगम संगमनेर का युद्ध कब हुआ था? संगमनेर का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1679 में हुआ था। ये जो मराठा शासक शिवाजी थे, ये उनका अंतिम उनके द्वारा लड़ा गया युद्ध था। नेक्स्ट, मंझी प्रथा का संबंध किस गुरु से है? मंझी प्रथा का संबंध किस गुरु से है? तो गुरु अमरदास से है, जो सिख गुरु के तीसरे गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कार्य रीडिंग से संबंधित है? रीडिंग जो है इसका इसका कौन सा कार्य है रीडिंग का? तो रीडिंग ने क्या किया था? तो जो 1919 का रॉलेट एक्ट है, इसको वापस किसने लिया था? तो लॉर्ड रीडिंग ने लिया था। किसने? लॉर्ड रीडिंग ने। नेक्स्ट देखते हैं हम, 1857 की क्रांति के समय गढ़मंडला जबलपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गढ़मंडला जो जबलपुर है उस वहाँ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो शंकर शाह थे। कौन थे? शंकर शाह। गुलाब सिंह ये कहाँ से थे? तो ये जम्मू कश्मीर से थे। राधा कृष्ण दंडसेन ये कहाँ से थे? तो ये उड़ीसा के गंजाम से थे। जयदयाल ये कहाँ से थे? तो जयदयाल और हरदयाल ये दोनों राजस्थान से थे। और ये जो शंकर शाह थे, इनके साथ एक और थे रघुनाथ शाह, जो गढ़मंडला जबलपुर से थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा जो इसमें विकल्प है वो असत्य है? तो कौन सा विकल्प असत्य है? तो ईस्ट यूनाइटेड इंडिया कमेटी WC बनर्जी ये सही दिया है। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री ये सही दिया है। ऑप्शन सी में है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1866 में हुआ था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर यही क्वेश्चन सिर्फ इंडियन एसोसिएशन कह देगा तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर खाली सिर्फ जो इसमें ईस्ट है, इस ईस्ट में हटा देगा तो हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन जब इसमें ईस्ट लगा रहेगा तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। पूना सार्वजनिक सभा के MG रानाडे ये सही दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें असत्य सी है। नेक्स्ट, बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? बंगाली समाचार पत्र के जो संस्थापक है वो गिरीश चंद्र घोष है। ऑप्शन डी में है जुगल किशोर शुक्ल, ये किसके है? तो उदंत मार्तंड के संस्थापक ये है। और उसके बाद द्वारकानाथ टैगोर ये किस के संस्थापक है? तो इंडियन मिरर और नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर है। ऑप्शन सी में है बंकिम चटर्जी, ये बंग दर्शन के संस्थापक है। नेक्स्ट, गांधी दास पैक्ट संपन्न कब हुआ था? गांधी दास पैक्ट जो है वो संपन्न कब हुआ था? 3 नवंबर 1924 में हुआ था। और पूना पैक्ट गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कब हुआ था? तो हुआ था सितंबर 1932 में हुआ था। नेक्स्ट, कानपुर षड्यंत्र किस आंदोलन के नेताओं के विरोध था? तो कानपुर जो षड्यंत्र है किसके विरोध था? तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। नेक्स्ट, विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो वलित पर्वत है वो कौन है? तो हमारे देश की जो अरावली है विश्व के सबसे प्राचीन है। और जो निम्न वलित पर्वत कौन कौन है? तो एंडीज है, रॉकीज है और जो हिमालय है, ये सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो रॉकी कहाँ पर पर्वत है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है और हिमालय एशिया महादेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लैंडफॉल द्वीप स्थित है। लैंडफॉल जो द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान में स्थित है। बाकी ऑन्ड्रेट, मिनिकॉय और अगाती द्वीप ये लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, जुकू घाटी किस राज्य में है? जुकू घाटी जो किस राज्य में है? तो ये जुकू घाटी जो है वो कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। बाकी सिक्किम में कौन कौन घाटी है? तो चुम्बी घाटी है और युथांग घाटी जो है वो सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड में कौन कौन घाटी है? तो उत्तराखंड में दून घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, नेलाउंग घाटी ये सभी उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन घाटी है? तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर है, किन्नौर, पर्वती, सांगला, मालना, कुल्लू, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी ये सभी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? कौन जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? तो सोन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रारंभ राजस्थान में हुआ था 2015 में फरवरी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है?
तो जो साल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों है। और जो साल है, साल, सागवान और शीशम, चंदन, आंवला, शहतूत, महुआ, ये सभी जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति से संबंधित है। नेक्स्ट, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है? तो 1996-97 में हुई है। 1974-75 में कौन सा हुआ है? तो कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुआ है। और 2003 में हरियाली योजना का शुरुआत हुआ है। जल गुणवत्ता प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। नेक्स्ट, इसमें असत्य कथन की पहचान करना है 73 का। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पर स्थित है, ये सही दिया है। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी पर, ये गलत है क्योंकि श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। सी में है लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर, ये सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर, यह भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो असत्य दिया है। नेक्स्ट, टिटिकल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो टिटिकल एक गेहूं की प्रजाति है, ये किसके बीच क्रॉस है? तो गेहूं और राई का क्रॉस है। नेक्स्ट, नोवामुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोवामुंडी लौह अयस्क जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट, कमलांग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। कमलांग बाघ अभ्यारण्य वो कहाँ पर अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट, लानोस घास स्थल किस देश में है? तो जो लानोस घास स्थल है ये वेनेजुएला में है। बाकी लानोस, कंपोस और सवाना ये सभी जो है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। और इसमें जो सवाना है, सवाना अफ्रीका के पूर्वी भागों में पाया जाता है। और जो कंपोस है ये ब्राजील में पाया जाता है। और लानोस हो जाएगा ये वेनेजुएला में। नेक्स्ट, लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? तो लावणी कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र का लोक संगीत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, रियांग किस राज्य की जनजाति है? रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो ये त्रिपुरा की जनजाति है। नेक्स्ट, अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया क्या है? तो जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। अलांग सोसिया क्या है? तो जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। इसमें क्या होता है? तो अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनर्वर्तन कारखाना है। यह गुजरात में अवस्थित है। और इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 1983 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, संपूर्ण राष्ट्रीय गीत का वादन काल क्या है? राष्ट्रीय गीत है तो राष्ट्रीय गीत जो गाया जाता है वो 65 सेकंड में गाया जाता है। और राष्ट्रीय गान गाया जाता है 52 सेकंड में। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर जो 1946 दिया है, इस दिन संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और सितंबर 1946 में अंतरिम जो मंत्रिमंडल है उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षित संस्थानों में प्रवेश 27% आरक्षण दिया गया है? तो किसमें? तो 93वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट देखते हैं हम, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, आपातकालीन उपबंध का प्रावधान कहाँ से मतलब ग्रहण किया? जो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है और आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए जो गलत दिया है। जो आपातकालीन उपबंध है वो भारत शासन जो अधिनियम 1935 है इससे ग्रहण किया गया है। और यहीं इसी में अगर पूछ देगा कि जो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का निलंबन है वो कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो वो हो जाएगा जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है? 8 लाख है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था? तो किस वाद में किया था? तो अरोड़ा रामचंद्र शबनम बनाम शानबाग बनाम भारत संघवाद 2011 में किया था कि उच्चतम न्यायालय ने किया था कि जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया था। पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1984 में इसमें क्या हुआ था? तो इसमें आत्महत्या को मूल अधिकार मान लिया गया था। लेकिन जो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य है 1996, इसमें जो
जो आत्महत्या का था मूल अधिकार उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नीति निर्देशक तत्वों का राज्य का प्राधिकार के लिए शैक्षिक महत्व है। उपयुक्त जो विचार है इसके नीति आयोग के बारे में किसने क्या बोला है? नीति आयोग के बारे में उपयुक्त विचार जो है ये किसने दिया है? तो ये दिया है BN राव ने। BN राव ने नीति आयोग के बारे में राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व कहा था। भीमराव अम्बेडकर है, इन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्व के बारे में? तब भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक और लोकतंत्र को निर्धारित करने को कहा था। और जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा था? तो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति करना इसका। ऑप्शन सी में है केटी शाह। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसको बैंक की सुविधा अनुसार कभी भी भुनाया जा सकता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस में है? तो यह अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 64 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 71 में क्या है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 371 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 137 जो है सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो किसके बारे में शक्ति प्रदान करता है? तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए शक्ति प्रदान करता है। और भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच जो सुलह करवाना है ये किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। तो ये अनुच्छेद 131 के तहत आता है। और रीट अधिकारिता ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट का? तो ये 139 के अंतर्गत आता है। रीट अधिकारिता के ये विस्तार है। अगर रीट पूछेगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत? तो 32 के तहत। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है? तो इसमें जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब बाकी जो सहयोगात्मक पीठ कौन कौन है? तो भोपाल है, पुणे है, भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता जो है इसके सहयोगात्मक पीठ है, मतलब इसका अन्य मुख्यालय है। और जो मुख्य मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो होता है अल्प सूचना प्रश्न। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं? महिला सशक्तिकरण में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। एक होता है विभागीय समिति। विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। एक होता है लोकसभा की विशेषाधिकार समिति, उसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के लोकसभा। एक होता है लोकसभा का विशेषाधिकार समिति जिसमें 15 होते हैं, और एक होता है राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति, तो उसमें 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, नदी बोर्ड अधिनियम का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था ये 1956 में हुआ था। नेक्स्ट, 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग के समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। नेक्स्ट, मैथ आ गया, इसको बनाएंगे हम। आइए, बोल रहा है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए 3500 रुपये कितने वर्षों में 4500 रुपये होता है। तो हमारा ब्याज कितना मिला है? तो 1000 मिला है। और मूलधन कितना दिया है? तो 3500 दिया है, और रेट 10 दिया है, और टाइम हमें निकाला है, बाटा में 100 कर देना है। तो 0 से 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0 और 7 5 35 और 20 5 100। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 20/7 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में 2.6/7 दिया है। तो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं हम। बोला है कि दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा 1 अनुपात मतलब बराबर करना चाहते हैं तो मिश्रण में पानी कितना मिलाएंगे? तो पहले कितना है? 3:2 है, तो कितना है? 5 बराबर कितना दिया है? 60 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12×3 36 लीटर दूध हो गया और 24 लीटर पानी हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि कितना है इसमें पानी जो है 24 लीटर है और 36 लीटर दूध है, कितना पानी मिला है कि दूध के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 12 लीटर अगर मिला देंगे तो दूध जो है पानी जो है वो दूध के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये है, उसने इसे एक हिस्से को 15% साधारण ब्याज पर, दूसरे हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया।
5 वर्षों के बाद उसे कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब 6500 प्राप्त होता है। कितना, 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, तो 1300 प्राप्त होगा। तो 1300 मान लीजिए ब्याज हो गया, और सॉरी हम इधर बता दे रहे हैं, कितना ब्याज हो गया इसका, 1300 ब्याज हो गया। और मूलधन हमारा कितना है, तो 10,000 मूलधन है। इसको ऐसे घेर देते हैं। और कितना टाइम है, टाइम तो 1 वर्ष माने है, क्योंकि 1 वर्ष का हम निकाले हैं 1300, और टाइम हो गया 1 वर्ष। और रेट हमें है जो निकालना है, ये जो रेट निकलेगा ये ओवरऑल निकलेगा, मतलब सभी पर रेट निकलेगा। और बटा में 100 करेंगे, ये इधर बटा नहीं है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, और फिर 2 जीरो बचा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो मतलब ओवरऑल रेट जो है हमारा कितना आ गया, वो आ गया 13%। ऐसे इसमें रेट कितना दिया है, एक वस्तु के लिए 15% और एक वस्तु के लिए 10%। तो एक 15 और 10 और बीच में ओवरऑल 13, कितना हो जाएगा 13। इसको ऐसे एलिगेशन मेथड पर बना दे रहा है, तो 15 में 3 घटाइएगा तो 2, और 13 में 10 घटाइएगा तो 3, 3:2 जो आया, ये जो रेशियो आएगा ये मूलधन का रेशियो आएगा। तो मूलधन 3:2, तो 5 हो गया। 5 बराबर हमारा कितना दिया है, तो 5 बराबर 10,000 दिया था। 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 2,000 हो जाएगा। और इसी का अंतर पूछ रहा है कि तो अंतर कितना है, 3 में 2 घटेगा तो 1, तो 1 में 2000 से गुना करिएगा तो 2000 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें विषम को चुनना है। विषम कौन है, तो इसमें ग्राम है, बाकी ये सब मापने का पैमाना है और ये तोलने का पैमाना है। नेक्स्ट, सुभाष उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। क्या बोला है कि उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, मान लेंगे इतना चला। फिर बोला कि अपने दाईं ओर मुड़ता है 15 मीटर चलता है। फिर वो पुनः दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है, तो इसी के बराबर चलेगा। और पुनः दाईं ओर ना जाके बाईं ओर 35 मीटर चलता है। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि सुभाष प्रारंभिक दूरी से स्थान पर कितना दूर है, मतलब ये जो दूरी है और ये दूरी कितना दूरी है, तो ये तब 35 मीटर ये हो जाएगा, और ये जो दूरी हो जाएगा इसके बराबर है, इसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये 15 हो जाएगा। तब 35 15 कितना हो जाएगा, तो एक हो गया 35 और ये 15, 35 5 40 10 50, जो ऑप्शन डी में दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ख़त्म होता है। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है बहुत है, ये क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस हुआ है, इसीलिए वीडियो लंबा हुआ। इससे आपको भी फायदा होगा। और आप लोगों से यही एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं वीडियो जो आगे ले आऊँ आपके लिए तो अच्छा से और बना कर ले आऊँ। बस यही रिक्वेस्ट है। और शेयर करिए अपने साथी के पास, ताकि उनको भी आप एक छोटा सा हेल्प कर सके और मैं भी एक छोटा सा हेल्प कर सकूँ। थैंक दोस्तों।